चलिए आज बात करते हैं मध्य पूर्व में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर। हाँ खासकर इजराइल और ईरान के बीच जो हाल में हुआ है वो काफी अहम है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास BBC न्यूज हिंदी की कुछ रिपोर्ट्स हैं। हाँ, जिनमें बताया गया है कि कैसे इजराइल ने ईरान पर कुछ बड़े हमले किए हैं और ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही है और दुनिया भर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो पूरा मामला है इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। हाँ। और देखें कि आगे क्या हो सकता है इसमें। स्थिति तो गंभीर लग रही है। रिपोर्ट्स में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, हाँ, जो उनकी सेना का एक बहुत अहम हिस्सा है, उनके बड़े अधिकारियों और कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की भी खबरें हैं। सही है। और नतंजस जैसे जो उनके परमाणु ठिकाने हैं वहां पर हमले की बात भी है। और तेहरान जैसे शहरों पर भी असर पड़ा है। अच्छा, तो इस मामले को थोड़ा और खोलते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि ये कदम इजराइल के वजूद के लिए जरूरी था। अच्छा। उनका ये भी कहना है कि ईरान मतलब खुलेआम इजराइल को मिटाने की धमकी देता है। हाँ, ये बात तो आती रही है। और परमाणु बम बनाने के भी काफी करीब पहुंच गया है, शायद कुछ महीने या साल भर ही दूर। और देखिए, ये जो टाइमिंग है हमलों की, ये भी दिलचस्प है। हाँ, कैसे? वो कहना कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पे फिर से बातचीत की अटकलें चल रही थी। अच्छा, तो ये हमले उस बातचीत को और मुश्किल बना सकते हैं। बिल्कुल। और ईरान ने तो इसे सीधे सीधे जंग का ऐलान जैसे ही कहा है। और उनके जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला खामनेई, उन्होंने तो बदला लेने की मतलब बड़ी सजा की कसम खाई है। अच्छा, उन्होंने ज़ायोनी शब्द इस्तेमाल किया है इजराइल के लिए। हाँ, वही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका का क्या कहना है इस पर? अमेरिका ने तो साफ कहा है कि देखो, हम इजराइल की इस कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ठीक है। हाँ, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जरूर आया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक तरह से ईरान को चेतावनी दी है कि या तो परमाणु समझौता कर लो, वरना और हमलों के लिए तैयार रहो। और इजरायली सेना, उनका क्या दावा है? उनका कहना है कि ईरान ने करीब 100 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें उन्होंने हवा में ही रोक दिया, नाकाम कर दिया। और यरूशलेम में क्या माहौल था, वहाँ से जो खबरें हैं? हाँ, बताया जा रहा है कि हमले के बाद रात में सायरन वगैरह बजे थे, लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। पहले तो शायद लगा कि ईरान ने हमला किया है। हाँ, कुछ कंफ्यूजन था, पर बाद में साफ हुआ कि ये इजराइल की कार्रवाई थी। अभी तो कह रहे हैं कि शांति है, लेकिन स्कूल वगैरह बंद रखे गए हैं एहतियात के तौर पर। हाँ, तनाव तो बना हुआ है, बेशक अभी शांति दिख रही हो। तो यही सवाल उठता है कि क्या ये मामला यहीं रुकेगा या ये किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकता है? देखिए, इजराइल के नजरिए से देखें तो वो इसे काफी वक्त से 7 मोर्चों की जंग मानते आए हैं। 7 मोर्चे मतलब सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी, जो ईरान के समर्थक गुट है। अच्छा, मतलब कई दिशाओं से खतरा महसूस करते हैं। हाँ, और इन सब में वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और अमेरिका का स्टैंड क्या है इस 7 मोर्चों वाली बात पर? अमेरिका ने इजराइल को भरोसा तो दिया है कि अगर तुम पर हमला होता है तो हम बचाव करेंगे। लेकिन अगर इजराइल खुद हमला करता है, जैसा इस बार हुआ, तो अमेरिका उसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, ये साफ कर दिया है। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ईरान के जो सहयोगी हैं जैसे हिजबुल्लाह, हाँ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले से थोड़े कमजोर हुए हैं, शायद सीधे टकराव में ना पड़ना चाहें। तो फिर बोझ किस पर आएगा? लगता तो यही है कि ज्यादातर बोझ सीधे ईरान पर और शायद कुछ हद तक यमन के हूथी विद्रोहियों पर आ सकता है। और इजराइल कह रहा है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हाँ, उनका यही कहना है। तो कुल मिलाकर एक तरफ इजराइल है जो कह रहा है कि अपने वजूद के लिए हमला जरूरी था। दूसरी तरफ ईरान है जो गुस्से में है और बदला लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति वाकई ऐसी है जहां मतलब जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत ही नाजुक हालात हैं। हाँ। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस सवाल पर? कि ये जो सीधा टकराव हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच, और इसमें ये परमाणु वाला पहलू भी है। हाँ। इसके वो असर क्या हो सकते हैं जो भी शायद उतने साफ ना दिख रहे हो? मतलब कैसे असर? जैसे दुनिया भर में अस्थिरता पर, तेल के बाजारों पर, या इस पूरे इलाके के देशों के आपसी रिश्तों पर इसके कुछ गहरे लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या हो सकते हैं, इस पर गौर करना जरूरी है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इजराइल ने किए ईरान पर बड़े हमले। इजरायली हमलों में ईरान के आर्मी चीफ और बड़े कमांडर समेत कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ली बदला लेने की बात। इजराइल ने कहा, नाकाम किए गए ईरान की ओर से छोड़े गए सैकड़ों ड्रोन्स। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्या इजराइल और ईरान में शुरू हो सकती है बड़ी जंग? ये बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे। अहमदाबाद में कल एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जांच में जुटी टीम। आज मिला विमान का ब्लैक बॉक्स। पीएम मोदी पहुंचे घटनास्थल, जानेंगे वहां कैसे हैं हालात।
अफ्रीकी देश कीनिया में राशन की कमी से जूझ रहे हैं लोग। रिफ्यूजी कैंपों में खत्म हो रहा है खाना। यूएन ने दी चेतावनी, भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं हजारों लोग। मिडिल ईस्ट में युद्ध के एक और नए मोर्चे के खुलने की आहट मिल रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अहम लोगों और ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक किए गए हवाई हमले। ईरान के नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर भी हमला हुआ है। इसके साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई और शहरों के रिहायशी इलाके भी इस हमले की चपेट में आए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड मेजर हुसैन सलामी और ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी की भी इन हमलों में मौत हो गई है। इसके अलावा कम से कम 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जान गई है। और कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील को लेकर चल रही बातचीत के बावजूद इजराइल सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के वजूद को बचाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। This operation will continue for as many days as it takes. ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ये खतरा टल नहीं जाता। दशकों से ईरान के तानाशाहों ने बेशर्मी से खुले तौर पर इसराइल को खत्म करने की बातें की हैं। जनसंहार की बातों के साथ ही वो अपने प्रोग्राम के तहत परमाणु हथियार भी तैयार कर रहे हैं। हाल के कुछ सालों में ईरान ने इतना एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस किया है जिससे 9 एटम बम बनाए जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने वो कदम उठाए हैं जो उसने पहले कभी नहीं उठाए। वो एनरिच्ड यूरेनियम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अगर रोका नहीं गया तो ईरान जल्द ही न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेगा, शायद 1 साल में या कुछ महीनों में। ये साफ तौर पर इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। It could be within a few months, less than a year. और इन हमलों को ईरान के विदेश मंत्री ने जंग का ऐलान करार दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि इजराइल को इसकी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस अपराध के साथ ही ज़ायनिस्ट शासन ने अपने लिए बुरी और दर्द भरी किस्मत लिख दी है। और इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजराइल की तरफ करीब 100 ड्रोन्स दागे हैं जिन्हें नाकाम कर दिया गया है। वहीं इजराइल के प्रमुख सहयोगी अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल की कार्रवाई में शामिल नहीं था, मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील करे वरना और बुरे हमले होंगे। इस बीच इजराइल में इस वक्त क्या हालात हैं, ये जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से। यहाँ पर तकरीबन 3 बजे जो है रात में यहाँ पर सायरन बजे और सभी लोगों के मोबाइल पर भी जो है वो मैसेज आया कि वो तुरंत शेल्टर हाउसेज में चले जाएं। शुरू में लोगों को ऐसा लगा जैसे कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन बाद में जो है वो खबर आई कि इसराइल ने ईरान पर कार्रवाई की है और लोगों को एहतियातन कहा गया है कि वो शेल्टर हाउसेज में जा करके रहें। तो अब यहाँ पर माहौल जो है वो बिल्कुल सामान्य सा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, हालांकि छुट्टी का दिन है तो अंदर हैं। स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। कह दिया गया है कि अभी जब तक इसराइली फौज की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक स्कूल में छुट्टियां बनी रहेंगी। लोगों को कहा गया है कि वो कोशिश करें कि वो अपने घरों से ज्यादा दूर न जाएं। और इसराइल पर हमास के हमले के बाद कई मौके ऐसे आए जब इसराइल और ईरान जंग के करीब आए थे। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ हमले भी किए थे। हमने हरेंद्र मिश्रा से ये भी पूछा कि क्या ये संघर्ष बड़ी जंग की शक्ल ले सकता है। देखिए, इसराइल लगातार ये कहता रहा है कि उसकी जो जंग है वो 7 फ्रंट्स पे है। ये पहले दिन से इसराइल की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जब जंग शुरू हुई है तो उसे 7 फ्रंट्स को संभालना होगा। और ये ईरान का जो फ्रंट है इसे सबसे ज्यादा हमेशा ही अहमियत दी जाती रही है। इसराइल की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि उसका अगर परमाणु कार्यक्रम अगर सफल हो जाता है तो इसराइल की बर्बादी तय है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हैं लोग काफी गंभीरता से इसको देख रहे थे। और अमेरिका को ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि अगर जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं अमेरिका के ईरान के साथ वो विफल होते हैं तो इसराइल बिल्कुल कार्रवाई करेगा। और इसराइल में बेचैनी भी दिख रही थी इस कार्रवाई को लेकर के। देखिए, अमेरिका जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि अगर ऐसा हमला होता है तो वो इसराइल का हमले में उसके में साथ नहीं देगा, लेकिन अगर इसराइल पर हमला होता है
तो इसराइल के दिफा में वो उतरेगा। और इसी तरह की बात आज भी अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह की क्षमता जो है ईरान के पास अभी मौजूद है। ईरान का जो यहाँ पर सबसे मजबूत जो लाई है हिजबुल्लाह, वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया और अभी उसके तरफ से थोड़ी देर पहले ही वक्तव्य आया है कि वो इसमें डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि वो अपने आप को इससे दूर रख रहा है। और बाकी भी जो यहाँ पर उसके एलाइज थे वो तकरीबन जो है वो या तो शिकस्त उन्हें मिल गई है या फिर वो बेहद ही कमजोर हो गए हैं और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इसराइल का सामना करते हुए नजर आए। तो पूरा जो भार है अब इस युद्ध का वो ईरान और कुछ हद तक अगर कहें तो हुथियों पर है। तो अगर ये दोनों मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो शायद ये जो है लड़ाई और लंबी चलेगी। वैसे इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लंबे युद्ध के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है और उसकी तैयारी जो है वो ईरान की क्षमताओं पर नजर रखते हुए उसी तरह की तैयारी इसराइल में की गई है। हम जल गए तो भी हम पहचान लेंगे यार, हमारे बच्चे, हमको पता है, हम उनकी खुशबू से पहचान लेंगे। मेहमान आपसे आप 12 घंटे लगभग हो चुके हैं। एक प्रॉब्लम जो सब फेस कर रहे हैं कि बॉडी आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। कुछ डॉक्टर्स से मिले, वो बहुत ही थके हुए थे। जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला। और अब बात उस हादसे की जिसने कल दुनिया को हिलाकर रख दिया। कल गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। उसमें सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई है। इसके अलावा 8 और लोगों की भी मौत हुई है। माना जा रहा है ये वो लोग हैं जो वो उन इमारतों में थे जिनके पास ये प्लेन क्रैश हुआ है। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और दुर्घटना स्थल पर गए। साथ ही वो इस हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार वालों से भी मिले। आज विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसके बाद घटना की जांच में उम्मीद है कि मदद मिल पाएगी। और इस घटना के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी हुई है जो अपने परिजनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। अभी वहाँ के हालात कैसे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अहमदाबाद से बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य। तेजस, आप वहाँ हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ परिजनों की भीड़ लगी हुई है। डीएनए टेस्ट की बात सरकार ने कह दी है, अब उसे लेकर क्या हो रहा है? जी सारिका, मैं फ़िलहाल सुबह 9 बजे से मैं यहीं पे हूँ और फिलहाल भी मैं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंपस में ही हूँ। यहाँ पे सुबह से ही जो परिवारजनों का है, काफ़ी सारे परिवारजन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ जो है अपने जो घायल परिजन हैं उनको मिलने आ रहे हैं और कुछ जो है जो इस दुर्घटना में गुजर चुके हैं उनके परिवारजन है वो डीएनए सैंपलिंग के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन 223 डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, ऐसा हमें यहाँ के एक अधिकारी ने बताया है। इसके अलावा यह पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बताया कि 5 जो शव है वो परिजनों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी दर्द और मातम के मंजर यहाँ पे दिखने को मिल रहे थे और कल रात से ही कुछ लोग जो है मियाँ बीवी बुजुर्ग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग उनको अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से गए नहीं है। जो घायल है उनके इलाज में कोई कोताही न हो, इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी यहाँ पे रखा गया है ताकि जो घायल हैं लोग जो उन इमारतों में थे उनके हालात कैसे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? हाँ जी, अभी यहाँ पे ऐसी आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कितने जो घायल है वो कल ऐसा बताया गया था यहाँ के जो आरोग्य के सचिव है गुजरात राज्य के धनंजय द्विवेदी ने कि 50 लोग जो इंजर्ड है वो स्टेबल है उनकी स्थिति, ऐसा कल बताया गया था। आपको बता दें कि जो 242 यात्री प्लेन में सवार थे उसमें से 241 लोगों का निधन हो गया है। उसके अलावा 4 जो मेडिकल स्टूडेंट है वो भी गुजर चुके हैं और उनके जो रिश्तेदार थे 4 वो भी इस हालात में गुजर चुके हैं। सारिका, कीनिया में शरणार्थी कैंपों में खाने की कमी हो गई है, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इसकी वजह से हजारों लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। ये हालात इसलिए हुए हैं क्योंकि अमेरिका और दूसरे डोनर्स फंडिंग में कटौती कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहत कर्मियों को राहत सामग्री में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एनसोई उत्तरी कीनिया के काकुमा रिफ्यूजी कैंप में गई, जहां राशन को कम कर दिया गया है और सप्लाई खत्म होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लोग महीने भर के राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। उत्तरी कीनिया के सूखे और धूल भरे माहौल में रहने वालों के लिए
ये एक लाइफलाइन है। कई लोग संघर्ष से यहाँ बचकर आए, लेकिन अब वो भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यूएसएड की तरफ से खाने के पैकेट्स का ये आखिरी बैच है। अमेरिकी फंडिंग में कटौती से बहुत बड़ा असर पड़ा है। शरणार्थी जो कुछ बचा है उसे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जितना खाना चाहिए, इन लोगों को उसका 1/3 हिस्सा ही मिल रहा है। 51 साल की मुकुनिवा बिलिलो 13 साल पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रही लड़ाई से जान बचाकर यहाँ आई थी। उनके परिवार में 4 लोग हैं जो उस राशन पर आश्रित हैं जो उन्हें हर महीने मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत खाना मिल पा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। पहले हमें दिन में 3 बार खाना मिलता था, अब एक दिन में 1 ही बार खाना मिलता है, और मेरे पास जो है वो 1 महीने भी नहीं चलेगा। काकुमा दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंपों में से एक है। यहाँ मध्य पूर्व और अफ्रीका के 23 देशों से भागकर आए 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सालों से एड एजेंसियां इन शरणार्थियों को सपोर्ट कर रही हैं। वो हर महीने इन्हें पैसे और राशन देते हैं। उन पैसों से ये लोग सब्जियां, जलाने के लिए लकड़ियां और कुछ बुनियादी चीजें खरीदते हैं। लेकिन अब ये रकम मिलनी अचानक रुक गई है, जिससे लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ा है। इसका प्रभाव लोगों पर और समुदायों पर पड़ रहा है, क्योंकि वही हमारे ग्राहक हैं। वो यहाँ आकर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। कोई उन पर दया कर उन्हें खाना दे दे, अब यही इन शरणार्थियों की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अब ये भी कम होती जा रही है। गोडाउन्स तेजी से खाली हो रहे हैं। काकुमा में ये आखिरी वेयर हाउस है जहाँ अनाज है। ये पिछले साल डिलीवर किया गया था और हम समझते हैं कि इस साल अब ऐसी कोई डिलीवरी नहीं होगी। तो एक बार जब इस चावल को लोगों में बांट दिया जाएगा तो फिर एक ही उम्मीद रह जाएगी कि कोई डोनर आकर इन वेयर हाउस में खाने का सामान भिजवा दे। अगर यहाँ मौजूद शरणार्थियों को हर दिन कम से कम खाना दिया जाए तो वेयर हाउस में रखा हुआ ये खाना 3 हफ्ते तक चल जाएगा। लेकिन लोगों से कहा गया है कि खाने को उन्हें 2 महीनों तक चलाना होगा। अगस्त में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। खाने की कमी से क्या हो रहा है उसे यहाँ के स्टेबलाइजेशन वार्ड में देखा जा सकता है। काकुमा में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों का यहाँ इलाज होता है और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ स्थिति पहले से ही और खराब हो रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भूखमरी की वजह से शायद सबसे पहले जान गंवाने वालों में ये बच्चे ही होंगे। बीबीसी संवाददाता एनसोई की रिपोर्ट। और ब्लड कैंसर के मरीजों की एक नई दवा मिल रही है इंग्लैंड में, जिससे कईयों की जिंदगी बदल सकती है। इस ड्रग को ट्रोजन हॉर्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पहले कि कैंसर अपना असर दिखाए, ये कैंसर सेल्स के अंदर जाकर उसे खत्म कर देता है। मौजूदा ट्रीटमेंट्स के मुकाबले ये इलाज कैंसर को बढ़ने से रोकने में 3 गुना ज्यादा कारगर हो सकता है। कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स गैलेगर की रिपोर्ट। पॉल सिल्वेस्टर अपने कैंसर के इलाज की तैयारी कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले उन्हें पता चला कि उन्हें माइलोमा है, जो एक किस्म का ब्लड कैंसर है। पॉल पहले ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, लेकिन क्रिसमस के समय उन्हें फिर से ये बीमारी हो गई। ये नया इलाज करवाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर वो रेमिशन में आ गए, यानी कि उनके शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स या तो कम हो गए या वो खत्म हो गए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि तुम काफी बेहतर नजर आ रहे हो। उन्हें लगता है कि आप कोई नया इलाज करवा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया है। तो ये नया ड्रग कैसे काम करता है? यहाँ लाल रंग में ये एक टॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग है जो एक एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है। फिर ये मरीज के शरीर में डाली जाती है, जहाँ एंटीबॉडी कैंसर सेल्स की सतह से चिपक जाती हैं और फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए इसे ट्रोजन हॉर्स थेरेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कैंसर सेल के अंदर जब इस एंटीबॉडी से वो टॉक्सिक ड्रग निकलता है तो वो कैंसर को खत्म कर देता है। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का मानना है कि ये थेरेपी इस साल में 1500 मरीजों तक पहुंच जाएगी। माइलोमा से जूझ रहे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हमने देखा है कि मौजूदा इलाज के मुकाबले इस इलाज से मरीजों को औसतन 3 साल तक बीमारी के लक्षणों से राहत मिलती है और इससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। पॉल के लिए इसका मतलब है अपने परिवार के साथ समय बिताना, इतिहास में अपनी दिलचस्पी को और बढ़ाना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो इस नए इलाज के बिना नामुमकिन थी।
I would be hooked up. I would be seriously affected by the treatment. पहले जो ट्रीटमेंट्स होती थी उसका मुझ पर बहुत असर पड़ता था। साल में 150 या 200 दिन ऐसे होते थे जब मैं बिना किसी से मिले ऊपर अपने कमरे में रहता था। तो अब ये जो मौका मिला है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जिंदगी बदलने वाला है। And creating that opportunity, to enjoy it. पॉल कैंसर को नहीं भूले हैं, लेकिन अब वो कम से कम आगे के प्लान्स बना पाएंगे। बीबीसी संवाददाता जेम्स गैलेगर की रिपोर्ट। और अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंड अप में। अमेरिका के एक फेडरल जज ने फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन रेड्स के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी ढंग से कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजलिस की सड़कों पर तैनात करने का फैसला किया था। इस पर ट्रंप प्रशासन ने अपील दायर की है। फ्रांस के नीस शहर में यूएन के ओशन कॉन्फ्रेंस आज आखिरी दिन था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंटरनेशनल वाटर्स के 30% हिस्से में समुद्री जीवों को संरक्षित करना है। इसके लिए बनाई गई हाई सीज ट्रीटी को अब तक 50 देशों ने अपना समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने एक युद्धपोत को सफलता से रीलॉन्च करने का दावा किया है। इससे पहले लॉन्च करने की कोशिश के दौरान ये युद्धपोत डूब गया था। इससे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन काफी नाराज हो गए थे, लेकिन विशेषज्ञों ने उत्तर कोरिया के दावे पर शक जताया है। उनका कहना है कि इतनी जल्दी युद्धपोत को सही करके लॉन्च करना मुमकिन नहीं लगता। जॉर्जिया में एक और विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया गया है। आलोचकों का कहना है कि ये सत्ताधारी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की अपने विरोधियों को चुप कराने की कोशिश है। निका वराम्या ने एक गवर्नमेंट इंक्वायरी के लिए पेश होने से मना कर दिया था। मामला पिछले प्रशासन में हुए अपराधों से जुड़ा था। और चीन में खिलौनों की इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ नए ट्रेंडी टॉयज के साथ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मिलाकर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पॉप टॉयज एंड एनिमेशन इंडस्ट्री $10.5 बिलियन की हो गई है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसे लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC Sarika। आज के लिए इतना ही।